इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये ऐसा फार्मूला होता है जिसमें हम करते क्या हैं कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है उसमें हम लोग सिंपलेस्ट होल रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा करने से जो फार्मूला हमें मिलता है उस फार्मूले को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी आप एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर ratio of atoms of each elements present in molecules। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो उस मॉलिक्यूल्स में जो भी उनके कंपोनेंट्स एटम होते हैं या कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज वन which express the actual numbers of atoms of each element present in a molecule। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके जो कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनके एक्चुअल नंबर को जो फार्मूला एक्सप्रेस करता है उस फार्मूले को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। आइए हम इन दोनों फार्मूला को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं इसका ये मतलब हुआ कि उस मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स होता है वो एक्चुअल नंबर होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में जब हम वो लिखते हैं तो वो सिंपलेस्ट रिलेटिव नंबर होता है। जैसे चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है C6H6 और ये बेंजीन का फार्मूला है। यानी इसमें आपको पता चल रहा है कि कार्बन का एक्चुअल नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एक्चुअल नंबर कितना है, 6 है। लेकिन जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाता है, CH हो जाता है। तो आखिर ये CH कैसे होता है इसको समझ लीजिए। तो देखिए, इस बेंजीन में कार्बन का और हाइड्रोजन का जो भी आपका नंबर दिया गया है इस नंबर को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए। देखिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे डिजिट से डिवाइड करते हैं कि वो सबसे लिस्ट वैल्यू आपको आ जाए। तो अगर हम इसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो इस तरीके से जब फार्मूला
में आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो जो नंबर आता है उसी को हम यहाँ इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कार्बन का नंबर 1 आया और हाइड्रोजन का नंबर भी 1 आया, तो इस तरीके से हम यहाँ क्या लिखेंगे CH, यानी बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसी तरीके से आप बहुत सारे जो भी मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे उनका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ C6H12O6 दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए। जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालिएगा तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH2O, ठीक है। अब देखिए CH2O कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन है उसका जो नंबर है 6 है, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 6 है। हम अब इसमें एक ऐसे डिजिट से डिवाइड करते हैं जो सब में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 1:2:1 होगा, यानी जब हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो वहाँ कार्बन का नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन का नंबर 1 आया, हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा 2 आएगा, तो देखिए हाइड्रोजन का नंबर 2 आया, और उसी तरीके से ऑक्सीजन का नंबर 1 आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर आपका 1 आ गया। तो दिस CH2O इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे C2H2 का जब कैलकुलेट करेंगे तो CH होगा। NaCl का कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग इससे लिस्ट होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ सकता, तो जहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो में होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आता है वहाँ पे हम एज इट इज़ वैसा ही लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए NH3 में भी अगर आप देखिएगा तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो यही रहेगा, यानी NH3 का एम्पिरिकल फार्मूला अगर लिखें तो वो हम NH3 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए कि हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करते हैं। अब चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, फिर हम इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, फिर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे और लास्ट में हम लोग इसका एम्पिरिकल मास लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6, और देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो C6H6 यानी बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है वो 78 होता है। जब बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला निकालिएगा तो होगा CH। तो CH का जो एम्पिरिकल मास होगा वो कितना होगा, तो वो 13 होगा। कैसे 13 होगा, तो कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस तरीके से जब आप ऐड कर देते हैं तो C6H6 का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH, उसका मास निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल मास ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हम देखते हैं C6H12, ठीक है। तो इसका आप जब कैलकुलेट करते हैं तो 84 आता है, और इसका जब आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो CH2 आता है, और ये 14 इसका एम्पिरिकल मास आता है। उसी तरीके से NaCl को देखिए तो ये 58.5 होता है,
और इसका NaCl ही होता है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी 58.5 होता है। नेक्स्ट है C2H2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 26 है। उसी तरीके से इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है और यहाँ पे इसका 13 आया। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किसका है, बेंजीन का है, और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एसिटिलीन का है, ठीक है। तो कभी भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा नहीं हो सकता है। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH और CH है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड का एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक नहीं हो सकता है। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन इनका एम्पिरिकल मास क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में कैलकुलेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, या कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैसे एम्पिरिकल मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करिए, तो उसके लिए कुछ डेटा दिया रहेगा, ठीक है। उसके हेल्प से हम लोग उसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हम n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और हम उसमें डिवाइड कर देते हैं उसके एम्पिरिकल मास से। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है उसका n का वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉलिक्यूलर जो मास है किसी मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78, ठीक है, और आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना होता है, क्या है, CH है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करिए, कैलकुलेट करिए। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। क्वेश्चंस में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया, तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास तो ऑलरेडी हमको यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखते हैं 78 और डिवाइडेड बाय आप क्या करते हैं कि इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं। तो जब आप इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं तो ये कितना आता है 13, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू होता है 6।
अब आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना आया, 6 आया, और आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, CH से। ठीक है, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, C6 और H6। तो इस तरीके से हम जो भी डेटा दिया रहेगा उसके हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि देयर इज ए कंपाउंड X विच मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो आप इसका एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लीजिए। तो एम्पिरिकल मास कैसे कैलकुलेट करिएगा, 12 + 2 और प्लस आपके पास कितना है, 16। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 6 to 8 एंड टू 10, तो ये 10 हो गया, और 1 and 1 2 एंड 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब आप यहाँ से क्या निकालिए, n का वैल्यू निकाल लीजिए। तो n क्या होता है, गिवन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास 30 आया। इसको कट कर लीजिए, तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये 6 आएगा, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करिए, 6 इंटू, और गिवन क्या है आपके पास, तो एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O, तो आप इसको लिख सकते हैं C6H12 एंड O6, यानी ये जो आपका फार्मूला दिया गया था एम्पिरिकल फार्मूला, ये किसका था, तो ये ग्लूकोज का। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ जो X जो कंपाउंड है वो X है क्या, तो X हमारा ग्लूकोज है। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी कोई भी अगर कंपाउंड दिया गया है तो आप उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालिएगा। तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, माने जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है किसी भी कंपाउंड में, उसका टोटल मास लेना है, डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्मूला का आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर में आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालिएगा, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए लिखिएगा टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन H2O, और आप क्या करेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है और H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 + 16 कितना होता है, 18। तो ये वैल्यू आ गया 2/18 × 100। ठीक है, इसको आप कट करते हैं तो ये 9 हो गया, तो आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज आपका आएगा वो परसेंटेज क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कहलाएगा किसमें, आपका वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये आएगा 11.111 ऐसे करके आएगा परसेंटेज। उसी तरीके से आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ दिया गया 16 डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा 18,
और इनटू क्या होगा 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 88.888 ऐसे परसेंटेज आपको आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल अगर आप वाटर लेते हैं तो इस एक मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है आपका 11.11% है। उसी तरीके से आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज 88.88%। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1.2। ठीक है, तो ये 1.2 जो है आपका जो एनसीईआरटी में है वो भी सेम यही है। ठीक है, उसमें आपको कंपाउंड अलग दे दिया गया है और उस कंपाउंड में आपसे पूछा गया है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। वहाँ कंपाउंड दिया गया है Na2 एंड SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हर एक एलिमेंट का क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं।